पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे अरिथमेटिक फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो पहले हम एक रिजल्ट डिस्कस कर लें, फिर जो बड़े रिजल्ट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज हैं उनको हम सेपरेटली यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल मान करके। तो खासतौर से क्या क्या बातें मान रहे हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में अगर कोई भी दो एलिमेंट लिया जाए तो उनका जीसीडी एग्जिस्ट करता है। इस बात को हम एज्यूम करके चल रहे हैं और उसको बाद में हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में जीसीडी एग्जिस्ट करेगा। और एक खास बात और होगी, अगर आई टी जीसीडी या टू एलिमेंट्स elements A, B का चल R माइनस जी, यहाँ पे पी आई डी R को ले रहे हैं। GCD of any two elements exist, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। और इंडीड खास बात क्या होती है कि अगर टी जी सी डी है, लिख सकते हैं यू ए प्लस वी बी फॉर्म में फॉर सम यू बी इन आर स्टार। और यहाँ पे डी क्या है, where D is GCD of A and कुछ जगह जरूरत पड़ेगी तो इसको हम लेकर के चलेंगे, है ना। अब हम रिकॉल कर दें तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि रिकॉल कर दें जो हमें यूज करना है कि इन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल पी आई डी लिखें, इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन any strictly increasing chain of ideas, increasing chain of ideas क्या बताया गया था, बताइए क्या होता है? अभी मैंने बताया भी था, कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले, इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो क्या होगा, मस्ट बी अ फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट
लेंथ। दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? ज्वाइन करना चाहता है लेकिन बार बार। हम सीधे रिजल्ट पर आते हैं। थ्योरम एवरी PID is UFD. Every principal ideal domain is a unique factorization domain. ठीक है? यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है बताएगा? बताएगा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है? सबसे पहले मान लिया जाए लेट। आवाज कट रही है? अच्छा, एक नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है बस। अच्छा, इस समय अब आवाज की क्या स्थिति है? आवाज सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो मैं बात कर रहा था। अच्छा, ठीक। एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। लेट आर बी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। एक मिनट रुकिएगा, ये बार करते हैं। तो हमारा क्लेम क्या है? आर इज यू एफ डी। हमारा क्लेम क्या है? आर इज यू एफ डी। अच्छा, यू एफ डी की क्या डिफिनेशन है, कोई बताएगा? यू एफ डी की क्या डिफिनेशन है? बताइए। हमने एज्यूम किया लेट आर बी ई आई डी। हमारा क्लेम है, क्लेम आर इज यू एफ डी। कैसे प्रूव करेंगे? यू एफ डी की डिफिनेशन कोई बताएगा? यू एफ डी की कोई डिफिनेशन बताएगा? कैसे प्रूव करते हैं? क्या प्रूव करना पड़ता है कि कोई भी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट होगा। यही हमको प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट चुन लें। लेट लेट A0 be a
नॉन जीरो नॉन यूनिट, आप लोग यूएफटी की डिफिनीशन देख लीजिए, नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट, नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट। गायब हो जा रहा है, बहुत परेशान कर दिया। ये नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है, हमारा क्लेम क्या है? नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट विच इज नॉट इररेड्यूसिबल। अच्छा, क्या प्रूव करना है, कोई ये बता सकता है हमें क्या प्रूव करना है? यूएफडी की डिफिनीशन क्या है? यूएफडी की डिफिनीशन क्या है कि कोई भी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट लें, वह या तो इरेड्यूसिबल होगा या प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स होगा, या इंडीड हम कहें कि एवरी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट। तो हम यही दिखाना चाहते हैं, या हमने एक नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट सेलेक्ट किया, तो हमारा गोल है कि यह जो है, और हमने ज्यूम किया कि यह इरेड्यूसिबल नहीं है, तो हमारा गोल है कि यह प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट होगा। बताइए, क्लियर है ये बात? बोलिए। तो अब सोचिए, हमने लिया है कि यह, हमने क्या एज्यूम किया है, हमने लिया है कि यह जो है इरेड्यूसिबल नहीं है, तो क्या होगा? इरेड्यूसिबल नहीं है तो क्या होगा? यह प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ, हाँ रेड्यूसिबल होगा। रेड्यूसिबल होगा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स होगा, जहाँ पे वेयर नाइदर नाइदर B1 nor A1 is a यूनिट। बोलिए, अगर कोई एक यूनिट होगा तब तो ये क्या हो जाएगा? इरेड्यूसिबल हो जाएगा। हमने माना कि यह इरेड्यूसिबल नहीं है, रेड्यूसिबल है, हाँ रेड्यूसिबल है, तो ये टू एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा, जहाँ पे न तो B1 न ही A1 यूनिट होगा। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब जरा सोचिए, इफ B1 एंड A1, अगर ये B1 और A1 दोनों प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं, इफ B1 एंड A1 आर प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स, तो अगर B1 और A1 प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स होगा, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, तो A0 भी क्या हो जाएगा? बोलिए। बोलिए। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक मिनट, आधा तो दिमाग जो है इसमें पेन चल ही नहीं रहा, क्या है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात हमने किया,
हमने अभी लिखा A0 जो लिखा था, ध्यान दीजिएगा, A0 रेड्यूसिबल था, तो यह B1 इंटू A1 हमने लिया, और जहाँ पे वेयर नाइदर B1 नॉर A1 इज यूनिट, इसमें से कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। तो अब यहाँ पे दो बातें हैं, जरा सोचिए, जरा देखिए, यहाँ पे अगर B1, इफ B1 एंड A1, अगर ये जो दोनों एलिमेंट हैं, अगर ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल हो गए, इफ B1 एंड A1 आर प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स, देन अब ये वैल्यू तब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देन वन, अगर B1 में जो भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए, इससे मैं यहाँ पे आपको बताऊं, B1 मान लीजिए P1 P2 PK हो गया, और A1 हो गया Q1 Q2 QL हो गया, जहाँ पे PK और QL ये जो एलिमेंट्स हैं ये सब इरेड्यूसिबल हैं। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, B1 इंटू A1 करेंगे तो क्या होगा, P1 P2 PK Q1 Q2 QL, यही ना होगा। तो अब P1 P2 PK और Q1 Q2 QL क्या है, इरेड्यूसिबल है। इट मीन्स ये क्या दे दिया है, A0 इज प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स, ऐसा हो जाएगा। बताइए ऐसा होगा कि नहीं। अब जब ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल है तब तो बात बन गई, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। नाउ अब क्या करते हैं, नाउ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, assume that, हम मान लेते हैं कि, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वन ऑफ, नहीं पहले ये जो है, पहले इस बात देखें, अगर दोनों है तो बात बन गई। तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि इसमें से कोई एक जो है प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल नहीं है। तो नाउ वी may assume that one of B1 or A1 cannot be देखिए, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करना चाहते हैं, कैन नॉट बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल। देखिए हम क्या करना चाहते हैं, अगर दोनों प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल है तब तो बात बन गई। तो हम मान लेते हैं कि इसमें से कोई एक प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल नहीं है, तो हमें दिखाएंगे कि जो ये हमने एज्यूम किया ये बात गलत है। तो होगा क्या कि B1 और A1 दोनों प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल हो गए, और यहाँ 1 से आप लोगों ने प्रूव कर लिया है कि अगर B1 और A1 अगर दोनों प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएंगे तो 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो A0 भी प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल हो जाएगा। बोलिए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हम मान लेते हैं कि कोई एक जो है प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल नहीं है, तो हम इसमें कोई एक में हम मान लेते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, हम मान लेते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी assume that, भाषा पे ध्यान दीजिएगा, assume that A1 is not product of
ऑफ इरिड्यूसिबल। मान लेते हैं कि A1 प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल नहीं है, क्या होगा? अगर A1 प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल है नहीं है तो जरा सोचिए, जरा सोचिए, thus we have A1 जो है प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स होगा। जैसे हमने यहाँ पे A0 को B1 A1 लिया था, उसी तरह से A1 को ले लिया B2 A2, ऐसे ले लिए। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? where neither B2 nor A2 is a unit, unit। बस यही है। पहले ये बताइए, ये बात समझ में आ गई कि नहीं, तो फिर हम बताएं, क्योंकि इतना ही पूरा हो है। इसके बाद तो हम पैटर्न बस बता देंगे वाले रिजल्ट को यूज करके। ये बात कुछ समझ में आई कि नहीं? देखिए हमने क्या कहा, हमने एक A0 एलिमेंट लिया, ट्रिक किया है। A0 एक एलिमेंट ले लिया, मान लिया कि यह जो है ये रिड्यूसिबल नहीं है, तो क्या होगा? ये प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स होगा, मतलब रिड्यूसिबल होगा। तो दो एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिनका कि ये प्रोडक्ट होगा, जहां पे न तो B1 न ही A1 यूनिट होगा। अब यहाँ पे दो संभावना है, देर आर टू पॉसिबिलिटी, either both B1 and A1 are product of irreducible, or at least one of them is not irreducible। तो अगर दोनों irreducible है प्रोडक्ट ऑफ, तो वो वैल्यू यहाँ से हमने दिखाया आप लोगों को कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में, A0 भी प्रोडक्ट ऑफ irreducible हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हम लेते हैं कि मान लेते हैं कि कम से कम एक जो है, एक को हम प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल के रूप में नहीं लिख सकते, तो एक ऑर्डरिंग फिक्स कर लें। नहीं लिख सकते, मान लेते हैं कि A1 ऐसा एलिमेंट है जो कि प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल नहीं है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो हमने मान लिया कि A1 प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल नहीं है। तो जैसे हमने शुरुआत किया था यहाँ से, A1 को भी हम लोग दो एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में लिख लेंगे, जहां पे न तो B2 यूनिट होगा न ही A2 यूनिट होगा। अब आस्था कह सकती है कि सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, हो सकता है B2 यूनिट हो। तो अगर B2 यूनिट होगा, तो अगर A1 को आप सिर्फ यूनिट टाइम्स A2 के रूप में लिखेंगे, तो इसका मतलब A1 क्या हो जाएगा? इरेड्यूसिबल हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि A1 जो है इरेड्यूसिबल नहीं है, मींस प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल नहीं है। तो A1 को हमने दो एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया, जहां पे न तो B2 यूनिट है न ही A2 यूनिट है। अब जरा सोचिए, अब अगर जो है न ही B2 यूनिट है न ही A2 यूनिट है, अब अब इस प्रोसेस को, अब फिर हम A2 को पकड़ लें जैसे हमने ऊपर पकड़ा, फिर हम इसको कहते हैं ऐसे, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस। जैसे हमने इस स्टेप से यहाँ तक हम आए, उसी तरह से हम क्या करना चाहते हैं, कंटिन्यू दिस प्रोसेस। तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट a sequence, we get a sequence B1 B2 dot 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 Bn, dot dot of elements, B1 B2 dot 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 Bn, dot dot of elements, B1 B2 dot 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 Bn, dot dot of elements, B2 B1 B2 dot 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 Bn, dot dot of elements, B1 B2 dot 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 Bn, dot dot of elements, B2 B1 B2 dot 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 Bn, dot dot of elements, B1 B2 dot 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 Bn, dot dot of elements, B1 B2 dot 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 Bn, dot dot of elements, B2 B1 B2 dot 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 Bn, dot dot of elements, B1 B2 dot 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 Bn, dot dot of elements, B1 B2 dot 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 Bn, dot dot of elements, B2 B1 B2 dot 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 Bn, dot dot of elements, B1 B2 dot 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 Bn, dot dot of elements, B2 B1 B2 dot 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 Bn, dot dot of elements, B1 B2 dot 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 Bn, dot dot of elements, B2 B1 B2 dot 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 Bn, dot
देखिए ऊपर B1 पाए, फिर B2 पाए, इसी प्रोसेस को ऐसे कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं, तो B3 B4 एंड सो ऑन पाते जाएंगे। कंटिन्यू दिस प्रोसेस वी गेट sequence B1 B2 Bn that of elements that are जो कि जैसे देखिए ऊपर B1 यूनिट नहीं था, यहाँ पे B2 यूनिट नहीं है, इसी तरह से तीसरे स्टेप में B3 यूनिट नहीं होगा, डॉट 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 दैट आर नॉन यूनिट्स, जो कि यूनिट नहीं है इन आर RPID ऊपर हमने लिया है। और ये जो सीक्वेंस हमने पाया किस तरह से हमने पाया है, देखिए ऊपर है A0 बराबर B1 A1, फिर उसके बाद है A1 बराबर B2 A2, तो एंड सो ऑन B1 AN is equal to BN plus 1 AN plus 1, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने कहा कि नहीं B2 यूनिट है नहीं A2, तो उसी तरह से where with AN is equal to this where neither BN plus 1 nor, देखिए बहुत ट्रिक है इसमें, AN plus 1 is a unit। ये जो सीक्वेंस है इसी तरह से हमने प्रोसीड किया, लेकिन देखिए मिला क्या हम इस पे देखिए हम कहना क्या चाहते हैं। अब जरा सोचिए, सिंस इसको 3 कर दीजिए, सिंस BN plus 1 यूनिट नहीं है, इस नॉन यूनिट। अच्छा देखिए AN जो है AN plus 1 का मल्टीपल है कि नहीं, AN plus 1 का मल्टीपल है, इसका मतलब AN जो एलिमेंट है AN plus 1 से जनरेट हो रहा है, तो AN हैंस इसका मतलब AN जो जनरेटेड आइडियल होगा, AN से जनरेटेड आइडियल होगा, प्रिंसिपल आइडियल, वो जो है क्योंकि AN plus 1 का मल्टीपल है, तो वो सारे एलिमेंट AN plus 1 वाले में आ जाएंगे। चूंकि BN plus 1 नॉन यूनिट है, तो यस इक्वल टू कभी भी नहीं होगा। बताइए ये बात कुछ समझ में? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर A इक्वल टू यू इंटू बी लिख रहे हैं, जहाँ U यूनिट है, A के द्वारा जो जनरेटेड आइडियल है वो और B के द्वारा जो जनरेटेड आइडियल है वो दोनों सेम है ना। तो यही बात मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर यह U यूनिट नहीं है तो खुद सोचिए ना, A B का मल्टीपल है, तो B का कोई भी मल्टीपल लेंगे, तो इसको मान लीजिए m इंटू बी आपने किया, अब B की जगह आप वैल्यू रख दीजिए, सॉरी m इंटू ए कर दीजिए, ए की वैल्यू आप u इंटू बी कर दीजिए, तो क्या यह B का मल्टीपल नहीं हुआ? अगर A B का मल्टीपल है तो A का कोई भी मल्टीपल लेंगे तो वह B का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका क्या मतलब हुआ, A से जनरेटेड जो आइडियल है वह जो है B से जनरेटेड आइडियल में कांटेक्ट होगा। यही बात हमने कहा कि चूंकि AN जो है AN plus 1 का मल्टीपल है, तो AN से जनरेटेड जो आइडियल होगा वो AN plus 1 में कंटेंट होगा, और ऐसा हर n के लिए होगा। जितने यहाँ पे इस सीक्वेंस में n मिल रहे हैं हर n के लिए होगा। इसका मतलब क्या मिला, hence we get, अब n की जगह 1 2 3 करिए रखिए, आपको क्या मिला,
A1 A2 dot 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 an plus 1 डट 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 डट। ये कैसा चेन ऑफ सीक्वेंस मिला बोलिए? ये जो चेन ऑफ is a strictly increasing chain of ideals। ये सब आइडियल्स हैं ऑफ आइडियल्स इन आर। लेकिन अभी मैंने निकाल किया कि अगर आर पीआईडी है तो कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ये फाइनाइट लेंथ का होगा। तो strictly increasing chain of ideals in a this is a contradiction। अच्छा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ आर इन आर हुआ और इसका लेंथ क्या हुआ बोलिए? इसका लेंथ क्या हुआ? ये तो बढ़ता चला जा रहा है ना। इसका लेंथ इनफाइनाइट होगा। लेकिन हाँ, लेकिन अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अगर आर की आईडी है तो कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेन ऑफ आइडियल्स लेंगे तो उसका लेंथ फाइनाइट ही होता है। यहाँ तो मिल गया इनफाइनाइट। ये क्या बता रहा है? दिस इज ए कंट्राडिक्शन। और लोगों को भी बात समझ में आ रही सुनाई दे रही है? ये कंट्राडिक्शन मिला तो अच्छा, कंट्राडिक्शन मिला तो इसका मतलब हमने जो माना था ये बात गलत है। हमने क्या माना था भाई? हमने माना था यहाँ पे कि वन ऑफ दिस कैन नॉट बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल। तो हमने देखा कि अगर हमने ऐसा माना तो हमें मिला कि एक चेन मिल रहा है इंक्रीजिंग चेन जिसका लेंथ इनफाइनाइट है, जो कि कंट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? thus our assumption is wrong। our assumption is wrong। इसका मतलब क्या हुआ? hence जो A1 और B1 है, hence A1 B1 are product of irreducibles। हमने माना था, हाँ हमने माना था कि इरेड्यूसिबल नहीं है पर नहीं लिख सकते, तो हमने पाया कि कंट्राडिक्शन मिला। इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल है। और फिर हमने शुरुआत में ही कहा है कि अगर A1 B1 प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल हो गए तो अगर A1 B1 प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल हो गए तो A0 भी क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ, देखिए इरेड्यूसिबल हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था ना कि हम कोई भी नॉन यूनिट एलिमेंट लेंगे तो वह प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल होगा। हमें ये बात मिल गई। Hence, y1 A0 is product of irreducible। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा सा थ्योरम पढ़ लीजिए, थोड़ा ऊपर का रिजल्ट ध्यान रख लीजिए, ये बात आ जाएगी। अब हमें क्या प्रूव करना है? यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन मैंने दो कंडीशन लिखाया था, तो दूसरा कंडीशन क्या दिखाना है? नाउ क्लेम। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं? फैक्टराइजेशन is unique up to order and associate। मीन्स जितने प्राइम नंबर्स एक फैक्टराइजेशन में मिलेंगे उतने ही दूसरे में भी मिलेंगे। बस अंतर ये होगा कि ऑर्डर बदल जाएंगे या यूनिट्स कुछ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बस इतना अंतर आएगा।
इसके लिए हम क्या करते हैं? अच्छा, यूनिकनेस कैसे प्रूव किया जाता है बताइए? क्या करेंगे हम? सपोज दैट, सपोज दैट ए कैन बी रिटेन एज, कोई एक एलिमेंट ये है, सपोज दैट देयर इज एन एलिमेंट, पूरी बात लिख लिया जाए, एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा है इन आर सच दैट, अच्छा राइटिंग पढ़ पा रहे हैं आप लोग? यह जो है पहले में एक्सप्रेशन में आर इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं, और दूसरे में मान लिया यह जो है कुछ Q1 Q2 डट 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 QS, जहाँ पे वेयर, ये दो तरह से हमने लिखा है, वेयर ये P, जितने भी P हैं एंड जितने Q हैं ये सभी इरेड्यूसिबल, ठीक है। अब हम इसको इंडक्शन से प्रूव करें, हम यहाँ पे इंडक्शन लगाएंगे, we prove it, we prove it by induction on R, इस बात को हम इंडक्शन से प्रूव करना चाह रहे हैं, बाई इंडक्शन ऑन आर, आर पे इंडक्शन लगाएंगे। इफ आर इज इक्वल टू 1, ए बराबर क्या होगा भाई? ए इज इक्वल टू P1 होगा, बोलिए। और दिस इंप्लाइज ए इज इरेड्यूसिबल, बताइए। अगर r बराबर 1 है तो बाई 1 ए बराबर P1 होगा। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे दूसरा 1 यूज कर लें या रनिंग 4 5 कर लें, बाई 4। देखिए क्यों ऐसा हमने कहा, क्योंकि P1 P2 PR इरेड्यूसिबल है, तो चूंकि ए बराबर P1 हो गया, अब P1 इरेड्यूसिबल है, मीन्स ए जो है इरेड्यूसिबल हो गया। अच्छा, अब बाई टू अब जरा देखिए, P1 इरेड्यूसिबल है, बाई टू ए बराबर Q1 Q2 डट 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 QS, चूंकि यह तो ए इरेड्यूसिबल है, इसका मतलब क्या होगा? यह क्या बता रहा है? Q1 Q2, अगर मान लीजिए कि इसमें दो इरेड्यूसिबल मिल गए, मान लीजिए S बराबर 2 है, ए बराबर Q1 गुणे Q2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अर्चना बोलो, ए बराबर Q1 गुणे Q2 है, ए बराबर Q1 गुणे Q2 है। देखो अगर ए बराबर Q1 गुणे Q2 है, Q1 Q2 दोनों इरेड्यूसिबल है, तो ए को तुम क्या बोलोगे? अगर अगर ए जो है Q1 गुणे Q2 हो गया और Q1 और Q2 दोनों इरेड्यूसिबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल हो गया, तो ए प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल हो गया, तो इसका मतलब ए तो रेड्यूसिबल हो गया, यही ना हुआ? बोलो प्रियंका। यस सर। तो अब ए रेड्यूसिबल हो जाएगा, लेकिन ए है क्या? रेड्यूसिबल है कि इरेड्यूसिबल? ये क्या है यहाँ पे देखो आप लोग, ये क्या है? इरेड्यूसिबल है ना? इसका मतलब ये हुआ दिस गिव्स s इक्वल टू 1। क्यों? अदरवाइज अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा सर, तो क्या होगा? अदरवाइज ए विल बी रेड्यूसिबल, ए विल बी रेड्यूसिबल, और जो कि क्या होगा? विच इज क्या?
कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन? क्योंकि ये तो आपका इरेड्यूसिबल है। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये बताया कि अगर r बराबर 1 है तो s बराबर 1 भी हो गया, अर्थात ये जो है ये P1 भी हो गया और ये Q1 भी हो गया, अर्थात P1 बराबर Q1 हो गया। दस A बराबर P1 बराबर Q1, इसका मतलब हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, तो देखिए यूनिक हो गया कि नहीं, P1 और Q1 दोनों सेम हो गए, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर r इक्वल टू 1। तो हमने ये मान लिया कि r इक्वल टू 1, हमने ये दिखाया कि r इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। अब हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये ज्यूम करेंगे कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल आर, ऑल नेचुरल नंबर्स विच इज लेस देन r, इस तरह से लेके चलेंगे। तो नाउ एज्यूम दैट इंडक्शन प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड काइंड ऑफ इंडक्शन, एज्यूम दैट result is true for all those elements which can be expressed as, हम मान लेते हैं कि रिजल्ट उन सभी एलिमेंट के लिए ट्रू है जिनको हम लेस देन आर इरेड्यूसिबल नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख पा रहे हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a product of fewer than r elements, r irreducible elements। ठीक है, हमने क्या कहा कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है a बराबर p1 p2 pr माइनस 1, कितने इरेड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, कितने हैं, r माइनस 1 है और r माइनस 1 लेस देन r है ना। तो हमारा मानना है कि अगर r से कम फैक्टर के रूप में हम किसी एलिमेंट को प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं तो उसके लिए ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, समझ रहे हैं। तो हमारा क्लेम क्या है कि ये रिजल्ट जो है इंडक्शन प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, r बराबर 1 के लिए दिखाते हैं, दूसरा लेस देन r के लिए दिखाते हैं, मान करके r के लिए प्रूव करते हैं। आप लोग जो इंडक्शन यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली, बता रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं कि n बराबर इंडक्शन प्रिंसिपल में आप लोग n बराबर 1 के लिए प्रूव करते हैं, n बराबर r के लिए ज्यूम करते हैं और फिर n बराबर r प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। हाँ, अगर आप ये ऐसा दिखा दिए कि P1 ट्रू है, PR मानने के बाद PR प्लस 1 भी ट्रू हो गया, तो यह असर्ट करता है Pn इज ट्रू फॉर ऑल n, यही है इंडक्शन। एक दूसरा इंडक्शन जो हमने यूज किया कि P1 इज ट्रू, Pn n लेस देन r इज ट्रू, देन PR इज ट्रू। अगर ऐसा बता दें तो भी Pn इज ट्रू फॉर r n, इसको सेकंड काइंड ऑफ इंडक्शन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, ये बात मान लेंगे आप लोग। तो ये जो सेकंड इंडक्शन है इसी को हम मान करके हम चल रहे हैं कि r बराबर 1 के लिए हमने दिखा दिया, मान लेते हैं कि यह रिजल्ट उन सभी एलिमेंट के लिए ट्रू है जिनको लेस देन r एलिमेंट्स इरेड्यूसिबल एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में लिख पा रहे हैं। तो हमारा क्लेम है रिजल्ट इज ट्रू फॉर r। तो नाउ अब चलो आप लोग जो है जरा सा आप लोग देखो, नाउ
बाई 4 and 5 वी गेट, जरा ध्यान देना आप लोग, इसको लिखेंगे P1 P2 4 से हो गया P, और जो है ये है Q1 Q2 QS। अब जरा ये देखो यहां से क्या मिला, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज P1 डिवाइड्स, देखिए P1 इस पूरे को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए। हाँ, तो आ, लेकिन ये एलिमेंट कितने के बराबर है, क्योंकि P1 डिवाइड्स P1 P2 PR, और जो है और यही P1 P2 PR क्या है, Q1 Q2 QS है। तो इसका मतलब हुआ कि P1 जो है Q1 Q2 QS को डिवाइड, लेकिन जरा देखो आप लोग कि इन PID इररिड्यूसिबल इज प्राइम, मैंने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था। तो इसका मतलब हेंस P1 क्या हो गया, P1 इज प्राइम एलिमेंट। P1 अगर प्राइम है तो आप लोगों को मैंने बताया था प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन की, अगर P प्राइम है तो P डिवाइड्स AB इंप्लाइज क्या, क्या इंप्लाइज करता है, P डिवाइड्स A, P डिवाइड्स B, ना, यही ना, याद आया ये रिजल्ट। तो P1 प्राइम है और P1 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, P1 इसमें से किसी एक को डिवाइड करेगा, दिस हेंस हेंस इसका नाम स्टार रखते हैं, हेंस स्टार gives that P1 divides Q1 or P1 divides Q2 or P1 divides Q, किसी एक को डिवाइड करेगा। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस सर। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को करेगा डिवाइड तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम एज्यूम कर लेते हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि किसको कर रहा है, हम फिक्स कर देते हैं कि P1 इसी को डिवाइड कर रहा है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एज्यूम दैट, हम किसी एक पे फिक्स कर रहे हैं, तो क्या फिक्स कर रहे हैं, P1 डिवाइड्स, तो लेकिन सोचो आप लोग, बट Q1 इज इररिड्यूसिबल, Q1 भी तो इररिड्यूसिबल है भाई, Q1 इज इररिड्यूसिबल, तो Q1 को क्या लिख सकते हैं, P1 Q1 को डिवाइड कर रहा है तो यह कुछ प्रोडक्ट टाइप होगा, लेकिन यहाँ पे खास बात क्या होगी, क्योंकि Q1 भी तो इररिड्यूसिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो एलिमेंट है यह यूनिट, बताओ ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि नहीं, इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, इसका कोई भी जो है फैक्टर होगा वह उसका एसोसिएट ही होगा, क्योंकि यूनिट और इसके अलावा दूसरा कोई भी डिवाइजर नहीं होता है ना। तो अगर हाँ, अगर Q1 को P1 डिवाइड कर रहा है तो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा, लेकिन अगर यह यूनिट नहीं रहा तो यह प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स हो जाएगा और तब यह रेड्यूसिबल हो जाएगा, जबकि Q1 क्या है, इरेड्यूसिबल। इसलिए डायरेक्ट ये बात याद रखो कि आप लोग कि यहाँ पे Q1 को इतना हम लिखेंगे जहाँ पे दूसरा वाला जो एलिमेंट है ये यूनिट होगा, तो अब यह वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको क्या कहें, यहाँ पे
नंबरिंग में 5 5 6 6 कर देते हैं। तो अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे 6 में रख दीजिए, 6 में रख दीजिए। Hence 6 becomes, बस अब प्रूफ हो गया है। 6 becomes, आप वैल्यू रख दीजिए टू, ऐसे लिखिए P1 किसको लिखना, P1 P2 PR इक्वल टू Q1 की जगह लिख दिया P1 U1 P2 U2 सॉरी Q2 डॉट 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 QS। तो कैंसिलेशन ला यूज करिए, P1 P1 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या मिला P2 डॉट 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 PR इज इक्वल टू U1 U1, यहाँ पे बचा फिर Q2, ये P1 कैंसिल हो गया, क्लियर है बात, Q3 QS। अभी देखिए यह एलिमेंट कितने नंबर का, यहाँ पे कितने इरेड्यूसिबल नंबर्स हैं, P2 से लेके PR तक कितने इरेड्यूसिबल फैक्टर्स हुए, R-1। तो इंडक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है, इंडक्शन प्रिंसिपल में आपने माना कि अगर कोई एलिमेंट जो है R से कम इरेड्यूसिबल फैक्टर रखता है तो उसके लिए रिजल्ट ट्रू है, माना था। तो इसका मतलब बाय इंडक्शन प्रिंसिपल क्या मिला, ये फैक्टराइजेशन और ये फैक्टराइजेशन दो जो हमने लिखा है बाय इंडक्शन प्रिंसिपल, दीज, कौन से दीज टू, एक इधर का फैक्टराइजेशन और एक इधर का फैक्टराइजेशन, दीज टू फैक्टराइजेशंस आर यूनिक। अब बात बन गई है, तो ये दोनों यूनिक हो गए, तो किस सेंस में, अप टू ऑर्डर एंड एसोसिएट्स। तो सोचो आप लोग, इसका मतलब जितने इसमें है उतने ही यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फैक्टराइजेशन यूनिक हो गया, अप टू ऑर्डर एंड एसोसिएट्स। तो क्या मिला आपको, इसको ऐसे लिखते हैं, ये तो क्योंकि Q2 यूनिट का गुणा करेंगे तो यह Q2 का एसोसिएट हो जाएगा ना, तो हेंस R बराबर यहाँ पे, यहाँ R-1 है, यहाँ S-1 फैक्टर्स है, ये यूनिक होगा मतलब R बराबर S होगा। तो और जरा सोचो हम लोग, यहाँ पे ये ऑर्डर यूनिक है, ये दोनों सेम है, तो भाई क्या करिए, एक तरफ यहाँ पे देखिए, एक तरफ Q1 है, एक तरफ P1 U1 है, यह भी एक दूसरे का एसोसिएट है ना। यह एसर्ट क्या करता है, thus the result is true, thus the factorization is unique up to order। ये बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ट्रिकी है, थोड़ा आप लोग एफर्ट रखोगे तो समझ में आ जाएगा।